नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रीमा। बजट में कुछ ही दिन है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पिछले 4 साल एंटरटेनमेंट सेक्टर ने जो झेला है, जो देखा है और जिस घाटे से वो गुजरा है। हालांकि 2023 में काफ़ी हद तक रिकवर हुआ है, लेकिन आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है और साथ ही बजट में और क्या खास रहने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए, और भी बहुत कुछ बताएंगे हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट सार्थक शाह। सार्थक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम है सार्थक, सेम है। सार्थक, आपकी इतनी ह्यूज एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल सेक्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेक्टर की, एंटरटेनमेंट सेक्टर। पिछले मुझे लगता है कोविड से लेकर के 2023 तक बहुत ज़बरदस्त घाटा झेला है। और मुझे लगता है एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल, हॉस्पिटैलिटी, ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत मार झेली है, क्योंकि इनका डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग वाला सर्कल ज़्यादा था। तो ये जो लॉस हमने झेला है, आपको लगता है कि अब ये आने वाले वक्त में इस साल रिकवर हो पाएगा? उसका आंसर देने से पहले आपने जैसे कि बोले 3 साल के बजट की बात करते हैं। यस। 2021 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बजट से, क्योंकि 2020 में जो हिट लगा था, लोगों को लगा था कि इस साल कुछ टैक्स बेनिफिट्स आएगी, कुछ सब्सिडीज आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं था। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट का काफ़ी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम था। उन्होंने उस साल 2021 में हॉस्पिटल्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था। 2022 में भी उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था। तो हम देखते हैं तो इनडायरेक्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है तो OTT जैसे प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हो रहे हैं, और रिसेंट ट्रेंड्स भी, हर दिन कोई ना कोई नई सीरीज़ आ रही है, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट्स हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा लास्ट 3 साल में ऐसी कोई न्यूज़ ये बजट में नहीं है जो डायरेक्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है। तो अगर इस साल की भी बात करें तो मुझे लग रहा है इस साल भी गवर्नमेंट थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम लेगी। लेकिन एंटरटेनमेंट, हम मीडिया के अलावा एक स्पेस है जो कि गेमिंग का स्पेस है। अगर आप देखेंगे 2023 में काफ़ी गेमिंग इंक्रीज हुआ है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया टुडे गेमिंग इज डूइंग वेरी वेल। 2021 में 1.2 बिलियन की डॉलर्स की इंडस्ट्री थी। 2024 अभी जो आ रहा है, एस्टिमेटेड है कि इस साल 1.9 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो रही है। तो गेमिंग एक नया एंटरटेनमेंट का स्पेस है जो काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। बट बात रही रिकवरी की, थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन डायरेक्शन सही जा रही है। तो और कुछ 1-2 साल में वो रिकवर हो जाएगा और फ्लरिश करेगी। और 2030 तक तो ये भी मानना है कि इंडिया का GDP का 1%, अराउंड $1 बिलियन जितना एंटरटेनमेंट का स्पेस, 100 बिलियन, सॉरी मान लीजिए $100 बिलियन। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ह्यूज। हाँ जी, हाँ, क्योंकि और जो लोग बहुत निराश हो गए थे पिछले 2-3 साल में, फिल्मी दुनिया के लोग या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर से किसी भी तरीके से जुड़े हुए, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड इम्पैक्ट सो मेनी बिजनेसेस ऑल टुगेदर, हर एक लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, मुझे लगता है हॉस्पिटैलिटी से लेकर, फूडिंग से लेकर के, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड। हाँ जी, तो इसलिए सब पर ही फर्क पड़ने वाला है। सब पर ही फर्क पड़ने वाला है। सार्थक, इस साल आपको क्या लगता है कि इस आपने ये तो अच्छी बात बता दी कि प्लान्स हैं और चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, लेकिन इस बजट में एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट आपकी क्या एप्रीहेंशन रहने वाली है? कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? एंटरटेनमेंट उनमें से एक है। हाँ, एंटरटेनमेंट उनमें से एक है, बट काफ़ी दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी है जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी सही रहेगी। जैसे कि जिस फील्ड में मैं ज़्यादा काम करता हूँ वो क्रिप्टो की फील्ड है, ठीक है। सो क्रिप्टो इस साल भी, अगर आप देखो, कल की ही बात है, सबसे बड़ी न्यूज़ आई है मार्केट में, बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया US की तरफ से। इसका मीनिंग ये है कि आज जो US में बैठे हैं हमारे इन्वेस्टर्स, इंडियन हो या एक्सपर्ट्स हो, वो डायरेक्टली वहाँ के स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। उसका एक ETF, जैसे कि अपने इंडेक्सेस होते हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडिया में तो उसको लेकर के अभी बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं जस्ट मिडवे है। कंफ्यूजन्स भी हैं सरकारी स्तर पर भी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी कई MLMs ने कई स्कैम्स किए हैं इंडिया में उस लिहाज से। सो MLM स्कैम काफ़ी इंटीग्रल पार्ट रह चुका है क्रिप्टो का। 2016-17 में तो इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहे थे क्रिप्टो के बारे में। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ऑब्वियसली, और इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, तो क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों ने बहुत से रैग्स टू रिचेस स्टोरी सुना है, रातों रात अमीर बनने की स्टोरी सुनना है। तो कभी MLM स्कैम वाले आते हैं क्योंकि उनका तो काम ही सपना बेचना। तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, क्रिप्टो में मैंने इसको सुना था, फलाने को सुना था, इतना पैसा कमाते हुए पॉसिबल है। बट लोग समझते नहीं है कि वो एक MLM स्कीम है, पिरामिड स्कीम ही है। सो क्रिप्टो के बाद रेगुलेशंस में बात करें तो
इंडिया काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इंडिया काफ़ी प्रो क्रिप्टो है। हाँ, थोड़े स्लो चल रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर हाल ही की न्यूज़ बात करें तो इंडिया ने 9 मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन कर दिया इंडिया के अंदर यूज़ करने के लिए, जिसमें से सबसे बड़ा एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस, ठीक है। तो बहुत से इन्वेस्टर्स को लगता है कि बहुत गलत हुआ, बट इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट समझ रही है और एक सही डायरेक्शन पे जाने की बात कर रही है। कल तो इसके पहले कोई टैक्सेशन रूल्स लागू नहीं किए गए थे क्रिप्टो के अंदर। 2021-22 में टैक्सेशंस भी आए क्रिप्टो के अंदर साथ साथ, पर बाइनेंस जैसे एप्लीकेशन ने वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उन्होंने शोकेस नोटिस भेजा है। बाइनेंस हमेशा हर एक रेगुलेटर के साथ कंप्लाई किया है, ये बाइनेंस के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत से कंट्रीज में हुआ है, यूके में भी हुआ है, फ्रांस में भी हुआ है। बट हाउ लॉन्ग यू थिंक इंडिया विल टेक टू एक्सेप्ट क्रिप्टो एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी? सी दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तभी टैक्सेशन आ रहा है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी भी बन रही है। अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट में कुछ गलत होता है, लोग सेबी के पास जा सकते हैं, बैंकिंग में कुछ गलत होता है तो आरबीआई के पास जा रहे हैं। तो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट करके बन चुका है, पूरा एक लेजिस्लेशन, एक पूरा रूल्स बन रहे हैं। इट्स जस्ट दैट एक एनफोर्समेंट बॉडी अभी तक नहीं आई है, बट इसी के अराउंड बहुत ही जल्द और इस साल ही वो एक्सपेक्टेड है कि एनफोर्समेंट बॉडी भी आ जाए, क्योंकि रूल्स तो बना देगी गवर्नमेंट, लेकिन एनफोर्स करने के लिए भी कोई चाहिए रहेगा, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो इस साल वो भी एक्सपेक्टेड है कि कहाँ ना कहाँ उस पर भी कुछ रोशनी मिलेगी कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी रहेगी, उसके बॉडी का नाम क्या रहेगा, फाइन्स क्या रहेंगे और क्या क्या रूल्स नए आएंगे क्रिप्टो के रिगार्डिंग। एब्सोल्युटली। तो मतलब हम लोग बात कर रहे थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बजट से, और लेकिन आपने हमें क्रिप्टो का भी बहुत सारा ज्ञान दे दिया है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे सार्थक आपसे एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट कि आने वाले बजट को लेकर के क्या बेहतर रहने वाला है इसके बाद उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अगर आप ये भी कुछ उनको सजेशन दे सके। सो क्रिप्टो के अलावा और कौन सी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं? सो एक एआई करके इंडस्ट्री जो काफ़ी बूम हुई है, ठीक है। डेफिनेटली, इनफैक्ट हमने एआई का इधर फिल्मों में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल देखा है लगातार, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों। हाँ जी, बट एआई में क्या हो रहा है कि बहुत सी कंपनीज आ रही है जो एआई बना रही है, अलग अलग टाइप के जनरेटिव लैंग्वेज प्रोग्राम्स बना रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई नहीं है, एग्जीक्यूशन। और मुझे लगता है कि रेगुलेशन के लिए भी, क्योंकि अभी हमने इंडिया में ही एआई से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी देखी। हाँ जी, सो कैसा होता है कि आज एआई बहुत सी एडवांस हो गए, लोग आधी मार्केटिंग एजेंसीज बंद हो गई, आधी मार्केटिंग एजेंसीज एआई यूज़ करके उनका कॉस्ट काफ़ी सेव हो जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन से लेके कैंपेन्स क्रिएशन से लेके। अभी गूगल के साथ भी यही हो रहा है। सो बेनिफिट कहाँ आएगा कि जो स्मॉल मार्केटिंग एजेंसी या स्मॉल बिजनेस है जिन पे इतना ओवरहेड कॉस्ट रहता है, उनको अगर एआई इम्प्लीमेंट करना है तो उनको सिखाने वाला नहीं है। तो इस साल मैंने देखा बहुत सी कंपनीज इंडिया में ही और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लोगों ने कंपनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि इससे पहले मार्केटिंग एजेंसी का एक ट्रेंड था, हर गली हर एक कोई मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस को अनेबल कर रहा है डिजिटल के साथ। अब एआई अनेबलिंग कंपनीज आएगी जो कि एआई को अनेबल करेगी कि आप एक स्मॉल बिजनेस हो, आपको अपने कंपनी में एआई कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे आपका ओवरहेड कॉस्ट कट किया जाएगा और आपके प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज होंगे। तो एक ये इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि एआई तो ओवरऑल एक इम्यूटेबल स्पेस है ही, जिसमें अभी तो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है, बट अगर इसी स्पीड से चलते रहेगा तो इम्प्लीमेंटेशन लैक हो जाएगा। तो इस साल काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एआई अनेबलिंग कंपनीज आने वाली है जो कि लोगों को अनेबल करके देगी। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है जो कि है सस्टेनेबिलिटी का। कार्बन क्रेडिट्स की काफ़ी बात की जा रही है, कार्बन और एक्सपेक्टेड है कि इस साल यूरोप में तो कार्बन टैक्स भी आ जाएगा, जिसमें जितनी भी कन्वेंशनल फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, केमिकल कंपनीज है, उन पे कार्बन टैक्स लागू किया जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में भी बात चल रही, COP28 में भी काफ़ी इस पे डिस्कशन किया गया था, जो कि दिसंबर में अभी दुबई में हेल्ड हुआ था। उसके अलावा इंडिया में एक और इसी एनवायरनमेंट पे एक वाटर क्रेडिट है जो कि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड स्पेस है, लेकिन इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्रेडिट। तो वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी और सबको दिख रहा है, सबको रियलाइज हो रहा है कैसे कि एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो हर एक आज का यूथ, हर एक आज की जेन ज़ी जनरेशन बोलती है कि कुछ भी करो सस्टेनेबल करो। तो वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी इस साल एक्सप्लोर करने के लिए। ग्रेट सार्थक, और आपने लगभग मुझे लगता है हर इंडस्ट्री के बारे में हमें जो इंसाइट दी है वो लोगों को ज़रूर काम आने वाली है आने वाले बजट को लेकर के। सो थैंक यू सो वेरी मच सार्थक फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच।